नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल का तीसरा वीडियो। पहले दो वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से उनकी राज्य व्यवस्था थी, कौन कौन से शासक हुए थे, किस किस समय में शासक हुए हैं, उनका कार्यकाल कितना कितना रहा है, कितने शासक हुए थे मौर्य काल में। आपको बता दूं कि 10 शासक हुए थे मौर्य काल में। तो आज मैं बात करूंगा जो मौर्यकालीन शिलालेख थे, जो स्तंभ थे, जो अशोक की धम्म की नीति थी, उनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो मौर्य काल था, मौर्य काल में जो लेख की नीति थी और जो शिल्प कला थी, वो मौर्यकालीन के दौरान बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया था वो अशोक ने दिया था। अपने लेख लिखवाकर स्तंभों पर, दीवारों पर, गुफाओं में और पत्थरों पर। तो ऐसे जो शिलालेख थे अशोक के, वो लगभग 33 शिलालेख मिले हैं। उनमें से 14 जो है वो विशेष मुख्य माने जाते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लेख मिले हैं, आपको पता है। सिक्के मिले हैं, कुछ मोहरें मिली हैं, जैसे पशुपति सील मिली है, मोहरें मिली है, मृदभांड मिले हैं, अन्न के भंडार मिले हैं। तो वहां की जो शिलालेख था, जो लेखनी थी वहां की, उस प्रकार उसके बाद जो लेख है वो लगभग हमको इतने देखने को नहीं मिले दूसरे काल में। जब मौर्य काल शुरू होता है या मौर्य काल की जो वस्तुएं खंगाली जाती है, तो मौर्य काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर लेख लिखे गए हैं ज्यादा स्तर पर, तो वो मौर्य काल में लिखे गए हैं। और सबसे ज्यादा जो है इसमें बढ़ावा दिया है अशोक ने। अशोक ने सबसे ज्यादा शिलालेख लिखवाए थे। और मौर्य काल में, जब मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, आपको मैंने दो वीडियो में बता दिया है कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया हुआ था गिरनार पर्वत पर। ध्यान से याद रखना, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर उन्होंने बनवाई थी। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो किसने बनवाई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद बिंदुसार आते हैं। फिर बिंदुसार के बारे में मैंने वीडियो बताई थी कि सीरिया के राजा से उन्होंने क्या मांगा था। अंजीर और अंगूरी शराब मांगी थी, दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन नहीं भेजा था। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं शिलालेखों की। जो शिलालेख थे उसमें से जो मुख्य थे वो 14 थे, कुल थे 33 शिलालेख थे, और उसमें मुख्य 14 थे। पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। जो पशुओं की बलि दी जाती है उसकी बहुत ही निंदा की है, पहले शिलालेख में ये बताया गया है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जब मौर्य कालीन की स्टडी की जाती है तो वहां पर यहां पर तो पशु बलि की निंदा की है, लेकिन उनके रसोई घर में, उनके किचन में अशोक के कई बार मोर का मांस पकाया जाता था। क्या? मोर का मांस पकाया जाता था अशोक के किचन में या उनके रसोई घर में। और उसके बाद आता है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में क्या है? भीरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति उन्होंने उनका वर्णन किया है। भीरी घोष जो अन्य मतलब अनौपचारिक प्रक्रियाएं थी, उनकी जगह जो समाज में जैसे किसी को मारना, किसी को काटना, किसी का अभद्र व्यवहार करना, इसके जगह उन्होंने धम्म घोष की नीति की जो है वो वर्णन किया है चौथे शिलालेख में। धम्म घोष की नीति में आपको बता दूं कि धर्म से जुड़ी हुई धर्म, लेकिन वो धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ये वाला धर्म नहीं, वो धर्म जो सच्चा धर्म है, इंसानियत वाला धर्म। कि आदमी बोलते हैं ना कि मुझे तो धर्म संकट में पड़ गया हूं, वो धर्म संकट, वो धर्म। तो उन्होंने धर्म को, वो धर्म जो है वो माना है। पांचवा जो शिलालेख है उसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। धम्म महामात्र में आपको बता दूं कि धम्म महामात्र धर्म एक मंत्री को नियुक्त किया गया था, कई मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। धम्म महामात्र की उन्होंने नियुक्ति की थी, एक पोस्ट बनाई थी, एक डिपार्टमेंट बनाया था धम्म महामात्र। उनका काम होता है अपने देश में जगह जगह जाकर स्थानों पर देखना कि सबसे अच्छे से चल रहा है,
हर कोई धर्म की नीति को अपना रहा है, धम्म की नीति को अपना रहा है, कोई किसी को ब्राह्मण को तंग नहीं कर रहा है। एक बात बता दूं, जो अशोक था वो सहिष्णु था, क्योंकि वो सभी धर्मों का आदर करता था। सहिष्णु का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर करना, अहिष्णु का मतलब होता है सिर्फ अपने धर्म को मानना, बाकी धर्म जाए भाड़ में। लेकिन अशोक जो था वो सहिष्णु था, क्योंकि वो सभी धर्मों का पालन करता था, क्योंकि उन्होंने अजीबिक संप्रदायों का भी पालन किया था। बिंदुसार अजीबिक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो अशोक ने जो क्या गया में गुफाओं का निर्माण करवाया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था, और अजीबिक संप्रदायों को वो गुफाएं दे के रखी हुई थी कि आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे सुरक्षित है। आप आज भी देख सकते हैं, बरावर नाम की पहाड़ियां हैं, आगे मैं बताऊंगा, बरावर की नाम की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। फिर आता है 7वां और 8वां शिलालेख। 7वें और 8वें शिलालेख में उन्होंने तीर्थ यात्रा का विवरण जो है वो लिखा है, वहां पे वर्णन लिखा है तीर्थ यात्रा का, कि अब जो तीर्थ यात्रा पे वो अशोक गए थे उनका जो वर्णन है, आगे बताऊंगा मैं कहां कहां वो गए थे, तो उसका वर्णन जो है वो उन्होंने 7वें और 8वें शिलालेख में लिखा है। फिर आता है 13वां शिलालेख। जो 13वां शिलालेख है वो बहुत ही विशेष माना गया है। विशेष इसलिए माना गया है क्योंकि 13वें शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन लिखा हुआ है वहां पे, और ये अपने शासन काल के जो युद्ध हुआ था, शासन काल के 9वें वर्ष युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। उनका एक, पहले ही मैंने बताया था, उनका एक भतीजा था निग्रोथ। निग्रोथ उसकी प्रेरणा पाकर, और उपगुप्त एक भिक्षु थे उपगुप्त, उनसे उन्होंने शिक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसमें ये विशेष माना जाता है कि किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन होता है, फिर वो शिक्षा लेते हैं, उसके बाद फिर वो धम्म की नीति को आगे बढ़ाते हैं। तो शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले शिलालेख 1750 में खोजा गया था। पादेत्री फैंत्रर, क्या नाम था, पादेत्री फैंत्रर। शिलालेख की खोज इन्होंने की थी, कि कोई शिलालेख है किसी पुराने काल से हैं, तो उन्होंने खोज की थी, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका इन शिलालेखों को। फिर उसके बाद आते हैं, पहली बार जो जिसने पढ़ा था वो 1837 में आए थे जेम्स प्रिंसेस। 1837 में जेम्स प्रिंसेस आए थे, उन्होंने इन शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था और दुनिया के सामने लाया था कि ये शिलालेख जो है ये अशोक ने लिखवाए हैं, अशोक सम्राट हुए थे और उन्होंने ही ये लिखवाए थे। तो अगर पहली खोज किसने की थी, पादेत्री फैंत्रर ने। फिर पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेस ने। 1750 में खोज हुई थी और 1837 में इसको पहली बार पढ़ा गया था। पढ़ लिया, ये 4 लिपियों में लिखा गया है, विशेषकर मैं आपको बता दूं 4 लिपियों में लिखा गया है। जो आज का आधुनिक भारत का एरिया है, वहां पर जो लिपि का प्रयोग हुआ था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। जो आधुनिक आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, और अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि में लिखा गया था, और तुर्की में जो उस समय ग्रीक हुआ करता था, ग्रीक में ग्रीक लिपि। आज वहां पे एक देश बना है उसके बाद जिसका नाम तुर्की है, और पहले उसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर भी लेख लिख उन्होंने पढ़े हैं। तो ये 4 भाषाओं में थे, कौन सा, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइड और ग्रीक। हिंदुस्तान में ब्राह्मी, पाकिस्तान में खरोष्टी, अफगानिस्तान में अरमाइड, और ग्रीक में ग्रीक लिपि, जिसे यूनान भी कहते हैं, ग्रीक लिपि। उसके बाद पढ़ तो लिया, लेखों को पढ़ लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये किस सम्राट का अशोक, ये किस सम्राट की बात हो रही है, किसने ये लिखा है। वहां पे लिखा गया था कि मैं मगध सम्राट ये लिखवाता हूं, कई जगह मगध सम्राट लिखा था, कई जगह मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी, प्रियदर्शी लिखा गया था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये प्रियदर्शी कौन है, मगध सम्राट। आपको पता है मगध में कितने राजा हुए हैं, 50 राजा हुए हैं वहां पे। तो पता नहीं चल रहा था किसने लिखवाया है। तो जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार इसको, राजस्थान में एक अभिलेख है वहां से पता लगाया, क्योंकि वहां पर पहली बार लिखा गया था कि मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी अशोक,
जब ये पता चला तो ये जेम्स प्रिंसेस ने एकदम पकड़ लिया, अच्छा तो ये अशोक की बात हो रही है, जहां जहां प्रियदर्शी लिखा हुआ है ये वहां पे अशोक की ही बात हो रही है। तो उन्होंने फिर सारे जो वो अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, वो अशोक के खाते में डाल दिए कि जहां जहां प्रियदर्शी लिखा है भैया वहां पे अशोक का अभिलेख है, और जहां पे सम्राट लिखा है मगध सम्राट प्रियदर्शी, वे अशोक के अभिलेख है। तो यहां से इनको पता चला। पहली बार 1837 में ये पढ़ा गया था। फिर आते हैं स्तंभ की ओर। जो स्तंभ है, स्तंभ में बता दूं एक पिलर बनाया जाता था, एक पिलर होता था इस प्रकार का पिलर बनाया जाता था, पिलर बनाया जाता था, उसके ऊपर पशुओं की आकृति की रचना की जाती थी, कई पशुओं की आकृति की रचना की जाती थी, विशेषकर 4 पशु जो थे वो उनकी आकृतियों की वहां पर रचना की गई है। एक कईयों में शेर का चित्र मिला है, कईयों में बैल का चित्र मिला है, कईयों में हाथी का चित्र मिला है, तो कईयों में हाथी का चित्र मिला है। तो इस प्रकार से जो है वो वहां पे चित्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं घोड़े का चित्र भी मिला है, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल, ये 4 प्रकार के चित्र मिले हैं। इस प्रकार से जो पिलर लेख होता था, स्तंभ, उसको स्तंभ बोलते थे, और उस पर लिखा जाता था, उस पर आकृतियां बनाई जाती थी, कई चित्रकला की जाती थी, तो उसको स्तंभ कहते थे। जो विशेषकर स्तंभ है अशोक का वो सारनाथ का स्तंभ है। अगर कला की बात की जाए तो मौर्य काल में जो सबसे ज्यादा कला विकसित की है वो अशोक ने ही की है। तो सारनाथ का स्तंभ जो है वो आप सभी ने देखा है, बता दूं आप लोगों ने सभी ने देखा है, क्योंकि सारनाथ का जो स्तंभ है आपने देखा है सिक्के पर, नोट पर, हर जगह 3 शेर दिखाई देते हैं। वो 3 शेर नहीं है, वो 4 शेर हैं। उसको किसी भी एंगल से देखा जाए तो वहां पर 3 ही शेर नजर आते हैं, क्योंकि चौथा शेर जो पिलर होता है, पिलर के बिल्कुल पीछे होता है, क्योंकि वो जहां से भी देखे वो 3 ही नजर आते हैं, और वो होते हैं एक्चुअल 4 शेर का स्तंभ होता है। वो हमारे नेशनल प्रतीक भी है, जो भारतीय चिन्ह है वो भी अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है उसको माना जाता है। और उस स्तंभ के नीचे एक चक्र बनाया गया है जिसको अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। आपको ये तो जानते हैं सारे, आपको 24 तिल्लियां हैं वहां पर, और उसको अशोक भारत का जो है वो नेशनल प्रतीक माना गया है। जो अशोक चक्र है वो आपको झंडे पर भी मिलेगा, सिक्के पर भी मिलेगा, अशोक स्तंभ भी मिलेगा। तो जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वो विशेष माना गया है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। उस पर घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल का चित्र, इस तरह के जो क्या बोलते हैं, जो इस तरह के स्तंभ है वो हमारे देश में कितने 7 मिले हैं, 7 स्तंभ मिले हैं। कई पर बैल है, कई जगह सिंह है, कई जगह घोड़ा है, कई जगह हाथी है। उसके बाद आते हैं गुफा अभिलेख। जो गुफा अभिलेख है, गुफा अभिलेख में आपको बता दूं पहाड़ होते थे, चट्टानें होती थी, चट्टानों को काट कर, उनको काट कर अंदर कमरे टाइप बना दिए जाते थे, काट कर अंदर कमरे बना दिए जाते थे। वहां पर बैठने की व्यवस्था पूरा एक्यूरेट, पेंट पूंट हर चीज वहां पे अच्छे से बनाया जाता था। उसको गुफा अभिलेख कहा जाता था। गुफाओं में अभिलेख, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी गुफा होगी वहां पे लिख दिया, ऐसा नहीं, काट कर, खुद काट कर, पता नहीं कितने मजदूर लगे होंगे उस समय, कितने मिस्त्री लगे होंगे, फिर कितने शिल्पकार वहां पे लगे होंगे, तो उनको बनाया गया होता है। उनको गुफा अभिलेख या गुहा लेख भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इनकी जो विशेष है वो बराबर की पहाड़ियां है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। बराबर तो नहीं है, नाम उसका जगह का बराबर है, क्योंकि वो तो पहाड़ियां है, बराबर हो नहीं सकता। तो बराबर जगह का नाम है। वहां पे गुफाओं को काट कर, चट्टानों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया है। और उन जो ये गुफाएं थी, मैंने पहले बता दिया, अशोक ने इनको अजीबक संप्रदाय को देके रखा हुआ था कि यहाँ पे अजीबक संप्रदाय जो रहेगा वो, इसीलिए कहते हैं कि अशोक जो वो सहिष्णु थे, अहिष्णु नहीं थे, सब धर्मों का पालन आदर करते थे। और यहाँ पे 4 गुफाएं हैं, विशेषकर नाम आपको याद रखना, पहले वीडियो में मैंने बताया है 4 नाम कौन से थे, कर्ण, सुदामा, चोपड़ा, विष झोपड़ी। क्या? कर्ण, सुदामा, चोपड़ा, विष झोपड़ी, ये 4 प्रकार की गुफाएं वहां पर देखने को मिलती है। कर्ण, चोपड़ा, सुदामा और विष झोपड़ी। उसके बाद अशोक का जो पोता था, अशोक का पोता था, उनका नाम था
दशरथ दशरथ ने भी ये गया जिला में, आज के बिहार गया में, वहां पे नागार्जुन की पहाड़ियां हैं। नागार्जुन की पहाड़ियां, जिनको नागार्जुन बोलते हैं, नागार्जुन की पहाड़ियों को काट कर गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक के पोता दशरथ ने। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं स्तूप की ओर। जो स्तूप थे, स्तूप बता दूं मैं आपको कि स्तूप क्या होता है। स्तूप एक आकृति होती है, एक आकृति होती है, इस तरह की स्तूप आकृति होती है, इस तरह से बनाया जाता है और उसके ऊपर एक गुंबज बनाया जाता है और यहाँ पर जो उनके साधु महात्मा होते थे उनके अवशेष रखे जाते थे, वहां उनके अवशेषों को रखा जाता था, उनको स्तूप कहते थे। जो अशोक के समय में स्तूप है वो लगभग 84,000 स्तूप जो है वो माने जाते हैं। ये बात कहां तक सत्य है, कहां तक सत्य नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि 84,000 स्तूपों की जो है वो खोज हुई है। उसके बाद आते हैं राजप्रसाद की ओर। राजप्रसाद में आपको बता दूं कि जो महल होते थे राजा के, उनको राजप्रसाद कहा जाता था। जो चंद्रगुप्त का महल था वो बहुत बड़ा महल था। उसका वर्णन जो है वो पाटलिपुत्र में मिला है। जो पाटलिपुत्र से खोजा गया एक बहुत बड़ा एक भवन है, एक महल है, जिसको राजप्रसाद कहा जाता है। तो इसमें कुल कितने 80 पिलर हैं, कुल 80 पिलर हैं, पत्थरों के बने हुए, पत्थरों को काट के उनको बनाया गया 80 पिलरों का स्तंभ होता था। ये है अभी भी। और इसकी जो छत है, छत और कमरों की जो सीलिंग होती है, उसका निर्माण जो है वो लकड़ी के साथ किया गया है। ये प्रश्न बहुत जरूरी है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो पिलर हैं वो किसके बनाए गए हैं और छत में क्या प्रयोग हुआ है और जो सीलिंग होती थी उसमें क्या प्रयोग हुआ है। तो आपने ध्यान से याद रखना, जो स्तंभ थे वो पिलर के पत्थर के बनाए गए थे और जो इसकी जो छत थी और जो सीलिंग थी वो लकड़ी की बनाई गई थी, इसकी लकड़ी की बनाई गई थी। और एक विशेष बात मैं और बता दूं आपको कि ये जो स्तूप बनाते थे, ये स्तूप बनाते थे उसके चारों तरफ इस प्रकार की रेलिंग कर देते थे, इस प्रकार की रेलिंग, बाउंड्री वाल टाइप वो कर देते थे और वो लकड़ियों की, अशोक ने लकड़ियों की रेलिंग करवाई थी। बाद में जब पुष्यमित्र शुंग आए तो शुंग वंश में ये रेलिंग लकड़ियों की हटाकर फिर उन्होंने पत्थरों की रेलिंग की। वो एक ब्राह्मण बताए जाते हैं, वो ब्राह्मण थे, लेकिन ये काम उन्होंने करवाया था कि रेलिंग को जो अशोक कालीन रेलिंग थी, मौर्य कालीन रेलिंग थी लकड़ी की, उसको हटाकर उन्होंने पत्थर की रेलिंग करवाई थी। तो ये भी प्रश्न बहुत बार बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है कि रेलिंग, लकड़ी की रेलिंग को हटाकर पत्थरों की रेलिंग किसने करवाई थी। तो आपको पता है शुंग ने करवाई थी, पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी। उसके बाद आते हैं लोक कला। लोक कला, अब जो राजकीय कला थी जैसे गुफाओं का निर्माण, शिलालेखों का निर्माण, ये तो राज्य स्तर पर हुआ, लेकिन उसी समय जो लोग थे, लोकल लोग थे, जो गांववासी थे, देहाती थे, शहरी थे, उन्होंने भी कला के विकास में बहुत योगदान दिया है। अशोक के काल में उन्होंने भी कला की साथ उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो उन्होंने क्या मूर्तियां बनाई थी? यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति बनाई थी, यक्ष और यक्षिणियों की उन्होंने मूर्ति बनाई थी और उनकी फिर बाद में पूजा होने लगी। जब उन्होंने मूर्ति बनाई यक्ष और यक्षिणियों की, तो बाद में फिर उनकी ही पूजा होने लगी, देवी देवताओं के नाम पे उनकी पूजा होने लगी। और ये पटना व उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहां से? पटना व उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति, आपने ध्यान से याद रखना है। उसके बाद आते हैं मृदभांड, यानी NBPW। NBPW को मतलब क्या कहते थे? उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड जो होते थे, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड जो होते थे, डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन, उनको NBPW कहते थे। फिर आते हैं अशोक के धम्म की तरफ। अशोक का जो धम्म की नीति थी, धर्म की नीति थी, वो सभी धर्मों का, बोलते हैं कि वो सभी धर्मों का सार था। उन्होंने अपने धर्मों का केवल संरक्षण नहीं किया, बल्कि सारे धर्मों को वो साथ लेकर चलते थे। बौद्ध धर्म के, क्योंकि बौद्ध धर्म को वो मानते थे, बौद्ध धर्म के साथ साथ उन्होंने कई नैतिकता पर इनका जो धर्म था वो आधारित था, क्योंकि वो किसी धर्म का अनादर नहीं करते थे, इसलिए उनको सहिष्णु कहा जाता है। और धर्म प्रचार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा था।
कहाँ? बेटी संघमित्रा, ध्यान से याद रखना, और बेटा महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। और बिहार से उन्होंने एक पीपल का पौधा भी ले गए थे, पीपल का पौधा ले गए थे और उसको श्रीलंका में लगाया था। उस वजह से आज वहां पे कई पीपल के पौधे, पेड़ देखने को मिलते हैं। और जब संघमित्रा और महेंद्र गए श्रीलंका में तो सबसे पहले वहां के सिंघली वंश के शासकों ने जो था वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। किसके? सिंघली वंश के शासकों ने, ध्यान से याद रखना, सिंघली वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले श्रीलंका में अपनाया था, महेंद्र और संघमित्रा के कहने पर। उसके बाद जो शिलालेख है, स्तंभ है, स्तूप है, उनका निर्माण जो है काफी स्तर पर अशोक ने करवाया था। फिर आते हैं धर्म यात्रा की ओर। जो धर्म यात्रा थी वो ऐसा नहीं था कि अशोक अपने ही राज्य से या अपने ही जहां बैठता था, मुख्यालय होता था, अपना राजमहल होता था पाटलिपुत्र में, वहीं से आदेश देता था, ऐसा नहीं था। उन्होंने खुद धर्म यात्रा की है। पहले वो गया गए जहां पे बौद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वो कुशीनगर जाते हैं जहां महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए थे। आपको पता है 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जो है वो निर्वाण को प्राप्त हुए थे। उसके बाद लुम्बिनी गए, वो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं श्रावस्ती जहां उन्होंने अपना गुरु बनाया था। उसके बाद जाते हैं वो कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन, आपको पता है जो महात्मा बुद्ध थे उनके पिता थे कपिलवस्तु के राजा, उनका नाम था शुद्धोधन। और फिर उसके बाद सारनाथ जाते हैं, सारनाथ जहां पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, फिर वो सारनाथ गए। उसके बाद मैं बता दूं शासन के 10वें वर्ष वो बौद्ध गया गए थे। तो इससे भी कई बार बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अशोक ने यात्रा तो की थी, धर्म यात्रा की थी, लेकिन अपने शासन के कौन से वर्ष में वो गए थे? तो वो 10वें वर्ष में बौद्ध गए थे। जब 10 वर्ष हो गए, 10वां वर्ष चला है था उनके शासनकाल का, तो वो बौद्ध गए थे। और 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी में एक जगह है रूमदेई, रूमदेई में गए थे वो लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में वहां उनका एक शिलालेख भी बनवाया गया है और सबसे छोटा शिलालेख है, आपने ध्यान से याद रखना, नेपाल के कौन सी? रूमदेई में उनका एक शिलालेख है जो सबसे छोटा शिला अभिलेख है। उसमें उस शिलालेख में टैक्स को कम करने की जो बात है वहां पे बताई गई है, जो उसका टैक्स कम करने का वर्णन है वो वहां पर मिलता है। ये मैंने 3 वीडियो जो है वो मौर्य काल से संबंधित आपको बना दी है। इससे कोई भी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, आप बना सकते हैं, आपको आपका ज्ञान जो है वो सुदृढ़ हो सकता है। और इसके अलावा आपके पास कोई NCERT की आगे कोई पुस्तक है तो उसको भी आप पढ़ के तो जो आप अपने आप में एक स्टार बन सकते हैं, क्योंकि वीडियो ही देखने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आपको खुद थोड़ा संघर्ष करना होगा। यहाँ मैंने मेन बात आपको लिख दी है, लेकिन इसमें विशेषकर जो इसका विस्तृत रूप है वो किताबों में मिलेगा आपको। तो आप उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान जो है सुदृढ़ बनाकर क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के बाद फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।